इस वीडियो में स्पेन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। स्पेन की सीरीज हमारी सबसे खतरनाक होने वाली है। आधुनिक देश के बारे में जानने से पहले हमें उस टाइम में जाना होगा जब देश भी नहीं बना था। लेकिन इस बात की फुल गारंटी की वीडियो थोड़ा भी बोर नहीं होगा। सबसे पहले इंसान स्पेन की जमीन पर आया कहाँ से? देश की जमीन पर इंसानी मौजूदगी के सबूत 12 से 13 लाख साल पीछे लेकर जाते। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण उत्तरी स्पेन के आटाप्योरका इलाके में मिला, जहां बहुत पुराने मानव पूर्वजों के जीवाश्म मिले। लेकिन एक कंकाल आज के होमो सैपियन नहीं बल्कि इंसानी विकास की पुरानी प्रजातियां थी। देश के समय चक्र को आसान तरीके से समझो, जैसे कि लगभग 12 से 13 लाख साल पहले स्पेन की जमीन पर मानव पूर्वजों की मौजूदगी के प्रमाण मिले। लगभग 4 से 5 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्ग और उससे संबंधित मानव समूह के प्रमाण मिले। लगभग 2 लाख साल पहले नेंदरथल्स आइबेरियन पेनिनसुला में रहने लगे। लगभग 45,000 साल पहले हमारे जैसे दिखने वाले इंसान यानी होमो सैपियन आइबेरियन पेनिनसुला में पहुंचे और धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगे। इसका मतलब आज के स्पेन की कहानी शुरू होती है लगभग 13 लाख साल पहले से। उस समय स्पेन नाम का ना कोई देश था और ना ही आज जैसी सभ्यता। पेनिनसुला में इंसानी पूर्वज छोटे छोटे समूह में रहते थे। इसके लाखों साल बाद नेंदरथल्स आए और फिर लगभग 45,000 साल पहले हमारे जैसे आधुनिक इंसान यानी होमो सैपियंस यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सवाल है कि इंसानों के आने के बाद स्पेन की जमीन पर पहली बड़ी सभ्यता कैसे पैदा हुई? होमो सैपियंस के बाद आगे क्या हुआ? लगभग 45,000 साल पहले पेनिनसुला में छोटे छोटे शिकारी समुदाय रहने लगे। उनका काम था शिकार करना, जंगल से फल और पौधे इकट्ठा करना, गुफा बनाकर रहते थे, पत्थरों और जानवरों की हड्डियों के औजार इस्तेमाल करते थे। इस काल का सबसे बड़ा सबूत अल्टमिरा नाम की गुफा, जिसके अंदर जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, पेनिनसुला और आसपास के इलाके में लोगों के अलग अलग समूह और संस्कृतियां विकसित हुई। दो तरह की संस्कृतियां जैसे कि आइबेरियन और सेल्ट्स। इनमें से आइबेरियन देश के पूर्वी दक्षिण इलाके में रहते थे और सेल्ट्स उत्तर पश्चिम एरिया में बसे हुए थे। लेकिन समय के साथ दोनों संस्कृतियां एक हो गई, जिनका नाम पड़ा सेल्टेबेरियंस। लेकिन अभी तक देश के अंदर समुद्री रास्तों से कोई भी बाहर की सभ्यता नहीं पहुंची थी। उस समय दुनिया में इंसान की आबादी बहुत कम थी। अगर समुद्री रास्तों से कोई भी सभ्यता देश की जमीन पर आ जाती तो उसे रोकने के लिए ना किसी भी प्रकार का झगड़ा और युद्ध हो जाता। स्पेन की सबसे बड़ी खासियत उसका लोकेशन है, क्योंकि देश मेडिटेरियन समुद्र के बिल्कुल किनारे है, इसलिए दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर आने लगे। सबसे पहले आए फोनेंसियन। हालांकि उस समय आज के जमाने की तरह बड़े जहाज नहीं थे, लेकिन बड़ी नावें जरूर थी। उन्होंने देश में व्यापारिक बस्तियां बसाई। दक्षिण स्पेन में गादिर नाम की सबसे बड़ी बस्ती, जिसे आमतौर पर आज काडिस से जोड़ा जाता है। इसके बाद ग्रीक लोग भी पेनिनसुला के तटों पर व्यापार करने लगे। फिर आ गए कार्तेजिनियन, और यहाँ से आगे की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कार्तेज, जो उत्तर अफ्रीका में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, स्पेन में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। उन्होंने दक्षिण पूर्वी आइबेरिया के बड़े हिस्से में अपनी शक्ति स्थापित की। लगभग 218 बीसी का समय रोमन की एंट्री हुई। कार्तेज और रोम के बीच स्पेन को लेकर संघर्ष हुआ और आखिरकार यही संघर्ष स्पेन को रोमन साम्राज्य की ओर ले गया। साल 218 बीसी में सेकंड पुनिक वार के दौरान रोमन सेना पेनिनसुला में पहुंची। इसके बाद रोम और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। आखिरकार रोम ने आइबेरियन पेनिनसुला को अपने नियंत्रण में ले लिया। यहीं से अगली कहानी शुरू होती है कि रोम ने स्पेन पर कब्जा कैसे किया और हिस्पानिया इतना महत्वपूर्ण क्यों बना। रोम का मुख्य लक्ष्य कार्तेज को कमजोर करना था। इसमें वे सफल हो गए, लेकिन स्पेन में पहले से कई स्थानीय जनजातियां और शक्तिशाली समूह मौजूद थे। इसलिए रोम को पूरा पेनिनसुला जीतने में लगभग 200 साल लग गए। सबसे कठिन संघर्षों में से एक स्थानीय जनजातियां और रोम के बीच का युद्ध, जिसे कैंटाबेरियन वार कहा जाता है। इस युद्ध में रोम की जीत हुई और स्पेन के बाकी बड़े हिस्सों पर रोमन कब्जा स्थापित हुआ। पेनिनसुला के जिस एरिया पर रोमन शासन कर रहा था उसे उन्होंने हिस्पानिया नाम दिया। उन्होंने यहाँ पर सड़कें और पुल बनाए, शहर विकसित किए, खेती और खनन को बढ़ावा दिया, लैटिन भाषा और रोमन कानून फैलाए, भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार बढ़ाया। व्यापार के जरिए स्पेन ने सोना, चांदी, शराब और बाकी मसाले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे। लेकिन स्पेन सिर्फ रोम का उपनिवेश नहीं था। जिस हिस्पानिया को उन्होंने युद्ध से जीता था, आगे चलकर वही इलाका रोमन एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण एरिया तो बन गया, लेकिन 5वीं सदी आते आते कमजोर होने लगा। सबसे बड़ा कारण राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक समस्याएं और बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे। वेंदाल, सुएबी, अलान जैसे व्यापारी समूह आइबेरियन पेनिनसुला में प्रवेश करने लगे और 5वीं सदी के आखिर तक रोमन शासन खत्म होने लगा। कहा जाता है कि साम्राज्य तो खत्म हुआ, लेकिन स्पेन और रोम की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। रोम के बाद स्पेन पर किसका राज हुआ? स्पेन की कहानी रोमन एम्पायर के पतन के बाद एक नए दौर में चली जाती है। 5वीं सदी में जब हिस्पानिया कमजोर हुआ, तब आइबेरियन पेनिनसुला में कई जर्मनिक समूह बसने लगे, जैसे कि सुएब, वेंदाल्स और अलान्स। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे विसिगोथ्स।
विसिगोस जिन्होंने धीरे धीरे हिस्पानिया पर अपना प्रभाव बढ़ाया और आखिरकार स्पेन की जमीन पर एक नया विसिगोस किंगडम खड़ा किया। विसिगोस ने रोमन प्रशासन की कई चीजों को अपनाया। शुरुआत में विसिगोस और रोमन अलग अलग समुदाय की तरह रहते थे, लेकिन समय के साथ दोनों एक हो गए। विसिगोस साम्राज्य के 5वीं सदी के राजा पहले रिकार्ड ने आर्यन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी अपना ली, जिसके कारण राजा और कैथोलिक चर्च के भी संबंध मजबूत हुए और स्पेन में कैथोलिक धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा। लेकिन विसिगोस किंगडम पूरी तरह से स्थिर नहीं था। राजा की मौत के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे। राजवंश के अंदर विद्रोह, राजनीतिक विवाद भी जारी रहे। फिर आ गया साल 711। यही स्पेन के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 711 में नॉर्थ अफ्रीका से मुस्लिम सेना पेनिनसुला में घुसी। उस समय विसिगोस राज्य के राजा थे रोडेरिक। उसी साल मतलब 711 में बैटल ऑफ गाउडालेट में विसिगोस सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुस्लिम सेना तेजी से पेनिनसुला के बड़े हिस्से में फैलने लगी। अगले कुछ ही सालों में विसिगोस किंगडम का अधिकांश हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया। मुस्लिम शासन के तहत पेनिनसुला के बड़े हिस्से को अल अंदुलस कहा जाने लगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पूरा स्पेन मुस्लिम शासन के अधीन नहीं था। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कुछ क्रिश्चियन राज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। यहीं से एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। उत्तर में क्रिश्चियन किंगडम्स वर्सेस दक्षिण में मुस्लिम सेना। यह वही समय था जब मुस्लिम साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था। उनके साम्राज्य का कोर्डोबा नाम का शहर इतना शक्तिशाली बना कि यूरोप के प्रमुख सांस्कृतिक और वैज्ञानिक केंद्रों में गिना जाने लगा। अल अंदुलुस साम्राज्य भी स्थिर नहीं था। समय के साथ उसकी बॉर्डर भी बदलती रही, क्योंकि उत्तर से क्रिश्चियन किंगडम जैसे कि ऑस्ट्रियस, लियोन, कास्टेल, अरगोन और नाउरी लगातार विस्तार करते रहे। इस लंबे संघर्ष को बाद में रिकनक्विस्टा कहा गया। हालांकि उस समय क्रिश्चियनिटी को मानने वाले दो तरह के समूह थे, आयरन क्रिश्चियनिटी और दूसरी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। साल 590 विसिगोस राज्य के राजा पहले रिकार्ड ने आर्यन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली। लेकिन राज्य के कमजोर होने का मुख्य कारण धार्मिक विभाजन नहीं था, बल्कि राजा चुनने को लेकर आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष था। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं, बाहरी सभ्यता का आक्रमण, राज्य के अंदर का गृहयुद्ध, इसी अस्थिरता के दौरान 711 में उत्तर अफ्रीका से मुस्लिम सेना का यहाँ पर कब्जा बन गया था। इसमें आर्यनिज्म और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का कोई रोल नहीं था, बल्कि विसिगोस राज्य की अस्थिरता की वजह से मुस्लिम सेना यहाँ पर अपना कब्जा करने में सफल हो गई। साल 711 के बाद स्पेन के इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य अल अंदलुस और राजधानी कोर्डोबा का स्वर्ण युग चल रहा था। लेकिन 755 ईस्वी में मिडल ईस्ट में उमैयद सत्ता खत्म होने के बाद उमैयद राजकुमार अब्दुल रहमान भागकर अल अंदलुस आ गया। अब्दुल रहमान उमैयद वंश का राजकुमार था। उसके परिवार का शासन उमैयद खिलाफत साम्राज्य पर था। लेकिन 755 ईस्वी में अब्बासिद रिवॉल्यूशन हुई। अब्बासियों ने उमैयदियों को हरा दिया और लगभग पूरे उमैयद शाही परिवार का सफाया कर दिया। अब्दुल रहमान उस नरसंहार से बच निकला और 755 ईस्वी में अल अंदलुस पहुंचा। यहाँ आने के बाद उसने कोर्डोबा को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र इमिरेट स्थापित किया। यहीं से कोर्डोबा की असली कहानी शुरू होती है। आने वाली कई सदियों तक कोर्डोबा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर बन गया। 929 ईस्वी में तीसरे राजकुमार अब्दुल रहमान ने खुद को साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इसी दौर में शहर में कुछ बड़ी बुक लाइब्रेरीज बन गई। चिकित्सा और खगोल विज्ञान का अध्ययन हुआ। गणित और दर्शन पर काम किया गया। शहर में बड़े बाजार और कारीगरी केंद्र बने। सिंचाई और कृषि तकनीक का विस्तार हुआ। कोर्डोबा में एक महान मस्जिद बनी। लेकिन साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, उसकी आंतरिक शांति बनाए रखना काफी जरूरी होता है। 11वीं सदी में अल अंदलुस में अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष बढ़ने लगा, जिसके कारण खिलाफत ऑफ कोर्डोबा समाप्त हो गई। अल अंदलुस कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, जिन्हें ताइपा किंगडम कहा गया, और यही विभाजन क्रिश्चियन किंगडम के विस्तार के लिए एक बड़ा मौका बन गया। क्रिश्चियन राज्य अपने विस्तार के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कास्टाइल, लेवान, अरगोन, नाउरी नाम का राज्य और बाकी क्रिश्चियन राज्य अपना विस्तार बढ़ा रहे थे। उन्होंने कमजोर मुस्लिम शासित एरिया पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन मुस्लिम सत्ता तुरंत खत्म नहीं हुई। स्पेन के दक्षिण में ग्रेनाडा एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य टिका रहा लगभग 250 सालों तक। फिर आ गया साल 1492, स्पेन के इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट। 2 जनवरी 1492 का दिन ग्रेनाडा के शासक 12वें मोहम्मद ने कास्टाइल राज्य की रानी पहली इजाबेला और अरगोन राज्य के राजा दूसरे फर्डिनांड के सामने ग्रेनाडा को समर्पित कर दिया। इसका मतलब स्पेन में शुरू हुए अल अंदलुस साम्राज्य का आइबेरियन पेनिनसुला में निर्णायक अंत हुआ। लेकिन इसी साल स्पेन के इतिहास में एक और ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कोलंबस को स्पेन ने अटलांटिक पार यात्रा करने के लिए समर्थन दिया, और यही से हमारी कहानी स्पेन साम्राज्य की तरफ जाती है, जहां स्पेन कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकतों में से एक बन गया। अब यहाँ से आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियो देखते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।